तो हेलो बच्चों, वेलकम है मेरे इस चैनल द ज्ञानपीठ में। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वेव मोशन। ठीक है, तो वेव और ऑसिलेशन ये दोनों चैप्टर में कवर करूंगा विथ बेस्ट नोट एंड एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिएगा और एक डाउट नहीं आने दूंगा मैं इस चैप्टर में। साथ में इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने होंगे, न्यूमेरिकल्स भी बहुत आसान कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा जरूर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो ये जो चैप्टर है वेव मोशन, ठीक है, ये आपको क्लास 11th में जितना इंपॉर्टेंट लग रहा होगा उतना ही इंपॉर्टेंट किसके लिए है, 12th के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट जेई के लिए है और उतना ही इंपॉर्टेंट किसके लिए है, नीट के लिए है। ठीक है, इन सब के लिए ये जो क्लास 11th का सेकेंड पार्ट का जो चैप्टर है वेव एंड ऑसिलेशन, इसका वेटेज काफी ज्यादा होता है। क्लियर है, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले वेव होता क्या है, तो वेव मीडियम में आया हुआ डिस्टर्बेंस होता है। मीडियम में आया हुआ डिस्टर्बेंस समझते हैं, डिस्टर्बेंस समझते हैं। ठीक, कि अगर मान लो हमने इस एयर में हम कुछ बोल रहे हैं, मान लो तो साउंड निकाल रहे हैं अपने मुंह से, जो साउंड जाएगा एयर में तो एयर के पार्टिकल को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब एयर के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, और वही वाइब्रेशन क्या होगा, वही वाइब्रेशन प्रोपेगेट करेगा इन स्पेस। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स विथ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। रिमेंबर क्या रखना है याद इसमें, विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर। ठीक है, तो जब ये डिस्टर्बेंस, ठीक है, होता है किसी मीडियम में तो ये वाइब्रेशन के फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, साथ में अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्ट्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, इसको याद रखना है, तो वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर का। ये ज्यादातर पूछा जाता है बाबू। क्लियर है, अब आइए ध्यान से देखते हैं। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है कंडक्शन। आप सोच रहे होंगे कि इस चैप्टर में कंडक्शन वर्ड में क्यों लिखा हूं। ठीक है, तो कंडक्शन में भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं एनर्जी का ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड किसी कंडक्टर में। लेकिन अलग कैसे हो जाता है ये टॉपिक, अलग इसलिए हो जाता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टिकल्स मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाते हैं। पक्की बात है, यही दोनों में क्या है, नॉर्मल सा डिफरेंस। ठीक है, वेव को समझना है तो सबसे अच्छा है क्या है, एग्जांपल में साउंड वेव। ठीक है, जब आप साउंड निकालेंगे तो आपका साउंड एक, जब मान लो हम बोल रहे हैं तो आपको सुनाई दे रहा है इस कैमरे के जरिए। ठीक है, अगर हम समाज में कहीं खड़े होकर बातें करते हैं या क्लास में हम पढ़ाते हैं बच्चों को, तो मेरा साउंड, मैं जैसे साउंड निकालूंगा, जिस फ्रीक्वेंसी से निकालूंगा, मैं अपना साउंड जिस फ्रीक्वेंसी से निकालूंगा उसी फ्रीक्वेंसी से उन बच्चों को सुनाई देगा। इसका क्या मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्लियर है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, सोचो कि अगर कोई पानी के अंदर हो और मैं बाहर हूं और मैं जिस फ्रीक्वेंसी से बोल रहा हूं, तो क्या पानी के अंदर रहने वाला जो पर्सन है उसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी? नहीं, फ्रीक्वेंसी मीडियम के साथ चेंज नहीं होती है। चेंज होता है तो केवल साउंड की इंटेंसिटी, केवल इंटेंसिटी चेंज होता है बाबू। डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी थोड़ी कम होती जाती है। कहीं दूर कहीं कोई गाना बज रहा होता है तो आप देखते हो कि वो गाना वहां पे तेज सुनाई दे रहा होगा, लेकिन आप कहीं और हैं, किसी दूसरे गांव में हैं, किसी दूसरे जगह पे हैं, तो वही साउंड आपको कैसा सुनाई देगा, थोड़ा लो इंटेंसिटी का सुनाई देगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसका मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी पूरा का पूरा डिपेंडेंट होता है सोर्स पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, जबकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एम्पलीट्यूड जैसे ज्यादा कम होगा, इंटेंसिटी उसके ऊपर घटता बढ़ता रहेगा। पक्की बात है। आइए, इसमें हमने एक चीज लिखा हुआ, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। वेव को चलने के लिए मीडियम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो वो होता है इलास्टिसिटी और डेंसिटी का। ठीक है, मीडियम की इलास्टिसिटी और मीडियम की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छे से साउंड एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा नोट है बाबू। ठीक है, तो देखिए अब हम करते हैं क्लासिफिकेशन, किसका, वेव का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया है, एनपीडीबी ट्रिक हमने बनाया है, नो
नो विराट इज अ प्लेयर ऑफ दिल्ली। कैसे आपको बोल रहा है? नो विराट इज अ प्लेयर ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है, जो एन है उसका मतलब है नेसेसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, आपका जो भी है उसका मतलब क्या है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल। आपका जो पी है उसका मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। और डी से क्या होता है, तो डी से होता है डायमेंशन। ये चारों चीजें आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्लियर है? तो आइए समझते हैं नेसेसिटी ऑफ मीडियम क्या है। तो आप जानते ही होंगे कि जो साउंड वेव होता है, साउंड वो हमारा होता है मैकेनिकल। जो लाइट वेव होता है वो हमारा होता है EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो लाइट वेव हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है और जो साउंड होता है वो हमारा मैकेनिकल होता है। क्लियर है? तो कहीं ना कहीं क्लास 12 में आप जाओगे तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे। वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब लाइट। ठीक है, तो उसको वहां पढ़ोगे। यहां पे हम केवल साउंड वेव की बात करने वाले हैं। आगे आइए, ये है प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का प्रोपगेशन, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक प्रोग्रेसिव और दूसरा स्टेशनरी। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, जो एक जगह से दूसरी जगह चले, जो ट्रेवल करे। और स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो ट्रेवल ना करे, स्टेशनरी रुका हुआ है। क्लियर है? तो इसको अभी हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में पूरा इलेबोरेट करके आगे समझेंगे। अगला है डायमेंशन। तो जो वाइब्रेशन होता है, जो वेव होता है, वो उसका डायमेंशन भी होता है। बिल्कुल होता है। वेव हमारा 1D में भी चलता है, वेव हमारा 2D में भी होता है और वेव हमारा 3D में भी होता है। एग्जाम्पल में, जैसे अगर कोई रोप है, इसको भी मैं अभी पूरा समझाऊंगा। जैसे कोई रोप है, कोई थ्रेड है, कोई वायर है, अगर इसको आप वाइब्रेट करते हो तो इसका वाइब्रेशन किस में चलेगा, एक लाइन में चलेगा। ये हमारा 1D है। क्लियर है? 2D क्या है, अगर किसी पानी में पत्थर मारो, वहां पे वाइब्रेशन आपको जो देखने को मिलता है पानी के सरफेस पे, तो वो वाइब्रेशन किस में है, 2D में बन रहा है। और 3D क्या है, तो जो हम साउंड निकाल रहे हैं एयर में, तो एयर में जो वेव्स होते हैं वो किस में होते हैं, 3D में होते हैं। साथ में वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन कैसे होगा, तो अगर ट्रांसवर्स वेव है तो पार्टिकल इस प्रोपगेशन पाथ के परपेंडिकुलर क्या करेगा, मूव करेगा। और वहीं पे जो लॉन्गिट्यूडनल है वो क्या होता है, वेव के डायरेक्शन के ही अलोंग वाइब्रेट करता है। ध्यान दीजिएगा ऐसे। तो ये हमारा है लॉन्गिट्यूडनल और ये हमारा है ट्रांसवर्स। समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे है प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है। क्लियर है? अच्छे से समझिएगा, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। A wave that travel in medium in the same direction without changing its amplitude। ये जो प्रोग्रेसिव वेव होते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, सेम डायरेक्शन में और बिना अपने एम्पलीट्यूड को चेंज किए। मतलब एम्पलीट्यूड सब जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? तो ऐसा वेव हमारा कहलाएगा प्रोग्रेसिव वेव कहलाएगा। क्लियर है? इसको थोड़ा सा हम लोग लास्ट में आगे समझेंगे। ठीक है, ये सब चीजें क्या होती हैं, इसमें मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है? क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला है हमारा स्टेशनरी वेव। ठीक है, स्टेशनरी वेव क्या होता है बाबू, तो जो स्टेशनरी वेव होता है, ठीक है, इसका नाम से क्लियर, स्टेशनरी, जो कि ट्रेवल ना करता हो, जो कि रेस्ट में रहता हो। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं। स्टेशनरी वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट एनर्जी डज नॉट प्रोपगेट। क्लियर है? और इसका दूसरा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव। जब दो प्रोग्रेसिव वेव एक ही पॉइंट पर जाके सुपरपोज होते हैं तो वहां पे एक वेव बनता है, एक प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। इसी को हम लोग स्टैंडिंग वेव भी कहते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा बाबू, इक्वल एम्पलीट्यूड का होना चाहिए दोनों प्रोग्रेसिव वेव, और फ्रीक्वेंसी उनकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और साथ में ट्रेवलिंग कैसे हो, विथ सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम स्पीड से चले लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चले। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारा प्लस ए एम्पलीट्यूड, तो ये हमारा है माइनस ए से स्टार्ट हो, तो ये 0 + 1 से स्टार्ट हो, तो ये -1 से स्टार्ट हो। क्लियर है? तो ऐसा वेव जो कि ऐसे चलेगा, देखिए ऐसे पूरा, ठीक है, सांप के जैसे, इस तरीके से कुछ। क्लियर है? इस तरीके का वेव हमारा क्या है, स्टैंडिंग वेव होता है। क्लियर है? अब एग्जांपल में थोड़ा समझते हैं स्टैंडिंग वेव को अच्छे से। क्लियर है? तो वाइब्रेटिंग रोप इज टाइड टू वन एंड, एक एंड पर अगर हम रोप को क्या कर दे, टाइट बांध दें और उसको वाइब्रेट करें, वाइब्रेट कराएं,
तो इट विल प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करेगा। कुछ इस तरीके का ही स्टैंडिंग वेव क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? साथ में स्टेशनरी वेव के नाम से ही क्लियर है, जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि आर नॉट मूविंग, ये मूव नहीं करते हैं। मींस इसका मतलब क्या हुआ? दे आर एट रेस्ट ऑल टाइम, ये हमेशा क्या होते हैं? रेस्ट में होते हैं। पक्की बात है? तो आपको समझ में आया होगा। अब आइए समझते हैं वेव फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट, वेव फंक्शन क्या है? क्लियर है? तो ध्यान देना, अब वेव को ही हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, फंक्शन। क्लियर है? जैसे कि वेव फंक्शन में जो सबसे पहला रूल है वो हमारा है, अगर हम कोई y का फंक्शन लिखें, तो उस फंक्शन को किसमें लिख रहे हैं? मान लो लिख रहे हैं x प्लस vt। क्लियर है? अब x प्लस vt का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, y का जो फंक्शन है वो किसके फॉर्म में है? x और t के फॉर्म में है। ध्यान देना, y का फंक्शन किसमें है? x और t के फॉर्म में है। और यहाँ पे जो प्लस, उसका मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है, क्लियर है, कि जो वेव है वह निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, निगेटिव x डायरेक्शन में। अगर यहाँ प्लस है तो वेव चलेगा निगेटिव x डायरेक्शन में। क्लियर है? और वही अगर फंक्शन हमने लिखा y इक्वल टू f x माइनस vt, तो इसका मतलब होता है कि जो वेव है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ये वेव फंक्शन समझ में आया होगा। ठीक है? तो वेव फंक्शन याद रखिएगा, कैसे आप लिखेंगे? y का कोई फंक्शन लिखेंगे, वो भी किसके फंक्शन में? x और t के फंक्शन में। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में चलेगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है? अब ध्यान दीजिए, क्या और तरीके के कोई फंक्शंस होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। y इज इक्वल टू f x माइनस vt का होल स्क्वायर, इस तरीके का भी फंक्शन हो सकता है वेव फंक्शन में। f x माइनस vt, इसका अंडर रूट भी हो सकता है। ठीक है? f x माइनस vt, इसका क्यूब भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी वेव फंक्शन हम चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है? और कैसे वेव फंक्शन आपको नहीं लेने हैं तो वो भी जान जाइए। ठीक है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हो y इज इक्वल टू f, ये फंक्शन है बाबू, फंक्शन है ये। f क्या है? फंक्शन। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं x स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t लिखा हो, या f फंक्शन x क्यूब माइनस v स्क्वायर, ठीक है, v क्यूब और t लिखा हो, या y फंक्शन रूट में x माइनस रूट में v और t लिखा हो, तो ऐसे वेव फंक्शन क्या है? एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है? याद रखिएगा इसको। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। जो वेव ट्रेवल करते हैं, कौन से वेव ट्रेवल करते हैं बाबू? तो प्रोग्रेसिव वेव क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं। ठीक है? तो उस प्रोग्रेसिव वेव को, उसके इक्वेशंस को हमने किस में लिखा है? डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? नॉर्मल इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू, ठीक है, बिना डिफरेंशियल फॉर्म में, y इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड हो गया, साइन ग्राफ हो गया, और साथ में ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाई। क्लियर है? ये जो y है, y क्या है? तो y एक्सिस में चला गया डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस में चला गया डिस्प्लेसमेंट। x पोजीशन को दिखा रहा है कि x एक्सिस में जो पोजीशन चलेंगे, साथ में साइन क्या है? साइन ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो साइन का ग्राफ का स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। ये हो गया साइन का ग्राफ। ठीक है? इसमें जो ओमेगा टी है इसको क्या बोलते हैं? तो ओमेगा टी को बोलते हैं, ध्यान देना, ओमेगा के साथ टी लगा है। क्लियर है? तो ओमेगा टी को बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट फेज। ओमेगा टी भी एक फेज है, लेकिन क्या है? टाइम डिपेंडेंट फेज। के एक्स क्या है? तो के के साथ एक्स लगा है, तो के एक्स को बोलते हैं पोजीशन डिपेंडेंट फेज। और फाई क्या है? फाई को कहते हैं इनिशियल फेज कहते हैं। फाई को कहते हैं इनिशियल फेज कहते हैं। फाई को इनिशियल फेज कहते हैं। ठीक है? ओमेगा टी को कहते हैं टाइम डिपेंडेंट फेज कहते हैं। टाइम डिपेंडेंट फेज कहते हैं। ठीक है? और के एक्स को क्या कहते हैं? तो ये होता है पोजीशन डिपेंडेंट फेज होता है। ये पोजीशन डिपेंडेंट फेज।
डिपेंडेंट फेज, ठीक है। और फाई क्या है? फाई है इनिशियल फेज। तो आप देख सकते हो कि साइन के बाद जो भी आपको दिख रहा है ना वो सब फेज है। इसका मतलब साइन के बाद आने वाली जो भी चीजें होंगी सब किसमें गिनी जाएंगी? फेज में। किसमें? फेज में, ठीक है। अब इसी का ये डिफरेंशियल फॉर्म है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जब इसी को आप क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे, एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में और एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? डिराइव हो जाएगा, ठीक है। तो आइए एक बार हम लोग थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं, ठीक है। और मैं आपको डिराइव करके थोड़ा बहुत हिंट करूंगा, बाकी आगे अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो आप कर जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा देखिए ध्यान से। अगर इस इक्वेशन से हमें क्या लाना हो, ये इक्वेशन लाना होगा, तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो कैसे होगा डिफरेंशिएट? ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? अब इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ए हमारा बाहर, साइन थीटा का क्या होगा? कॉस थीटा। तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एक बार किसका करते हैं? अंदर वाले का। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, तो के एक्स का क्या आएगा? के एक्स में केवल के बचेगा, के एक्स में केवल के बचेगा। तो कितना के बचेगा? माइनस के। तो माइनस के हमने कहां लिख लिया? बाहर लिख लिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन इस इक्वेशन में क्या है बाबू? डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मतलब कि इसको एक बार और आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एक बार और आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो आइए एक बार और करके देखते हैं इसको। तो जब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यही आपका क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और साथ में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। तो हो गया प्लस ए के, और कॉस का साइन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। याद रखिएगा बाबू, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। तो माइनस और पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आपका हो गया। और एक बार डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? अंदर वाले का करेंगे। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स में ओमेगा टी तो 0 हो गया। क्यों? क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो के एक्स में क्या बचेगा? केवल के बचेगा। डी एक्स बाई डी एक्स खत्म, 1 आएगा, और केवल बचेगा के, माइनस के बचेगा। यहाँ पर के स्क्वायर, और यहाँ दोबारा क्या आ जाएगा? यहाँ दोबारा साइन आ जाएगा, किसका? माइनस का आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 2 बार डिफरेंशिएट किया। ठीक उसी तरीके से जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 बार, तो क्या आएगा बताओ? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? तो ध्यान देना, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो इसका कोई मतलब आएगा नहीं, 0 आएगा, तो केवल ओमेगा टी का आएगा। तो आएगा आपका माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा? ये दोनों को आपने डिफरेंशिएट किया, अब दोनों का क्या ले लो? रेशियो ले लो। जब दोनों का रेशियो लोगे तो आपका क्या आएगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपान में हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, और इनका रेशियो लोगे तो साइन से साइन कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो आया के स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला मैं आपको यहां बताने वाला हूं, ठीक है, कि v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। इसको भी मैं अभी प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा v इज इक्वल टू ओमेगा बाई के कैसे आता है। तो v इज इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे, अब इसको थोड़ा सा इधर हम मिटाते हैं और यहां पे इसको लिखते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा, इधर यहां हमारा हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इस टर्म को हम भेज देते हैं दूसरे साइड में। क्लियर है? जब दूसरे साइड में भेज देंगे तो क्या होगा? के स्क्वायर अपान ओमेगा स्क्वायर, उसके जगह पे आप क्या लिखोगे?
डेराइव हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने डेरिवेशन किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखें। क्लियर है? अगर नॉर्मल कोई एसएचएम का इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव दिया हो तो प्रोग्रेसिव वेव को हमने डिफरेंशिएट करके इसके डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। तो ये दोनों फॉर्मूला आप याद रखेगा बाबू, ताकि आगे क्वेश्चन लग सके। अब है आपका प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। ठीक है, ये आपका जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान देना, दो इक्वेशन लिख रहे हैं। डिफरेंशियल फॉर्म तो आपने देख लिया, डिफरेंशियल फॉर्म में वेव का इक्वेशन क्या होता है। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में इक्वेशन क्या है? तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मान लो हमने लिख दिया। और एक दूसरा इक्वेशन लिखा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स एंड प्लस फाइव। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में माइनस लगा है समझो वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा, और जिस इक्वेशन में प्लस लगा है वो समझो निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है, साथ में जो k है, k को हम लोग वेव नंबर कहते हैं। k को क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। इसको याद रखिएगा, k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, k इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा। ठीक है, आगे बढ़िए, इन सारे फार्मूले का यूज करना है बाबू, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स की वेलोसिटी कैसे निकालें, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालें। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी होती है v max इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, लेकिन ये ओमेगा इंटू ए आता कहां से है? तो ध्यान दीजिएगा, y इक्वल टू होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर हम इसे एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसको एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जानी है। तो क्या होगा? dy बाई dt एंड देन d अपॉन dt ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, dy बाई dt को क्या बोलोगे? v बोलोगे। a हमारा हो गया बाहर, साइन का क्या होता है? साइन का होता है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन। लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो याद रहे, मैक्सिमम कॉस की कौन सी वैल्यू मैक्सिमम देते थे? कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है? 1। कॉस जीरो इक्वल टू क्या होता है? 1। क्लियर है? तो कॉस जीरो इक्वल टू 1 पे हमको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। क्लियर है? तो आपका क्या बचेगा? v इक्वल टू a। ठीक है, साथ में थोड़ा सा एक चीज छूट गया, क्या? साइन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स तो मिलेगा ही, साथ में जब अंदर वाले को भी डिफरेंशिएट करोगे तो इसमें क्या बचेगा? के एक्स तो हो गया जीरो का, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ओमेगा टी में केवल क्या बचेगा? ओमेगा। वो ओमेगा कहाँ आएगा? बाहर। क्लियर? तो यहाँ बचेगा v इक्वल टू ए ओमेगा, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जीरो पे क्या होती है? 1। तो केवल इक्वेशन क्या बचा? v मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा, v मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके जगह पे हमने क्या रखा बाबू? जीरो रखा ना, तो रख लेते हैं जीरो। देन क्या हुआ? ओमेगा टी इक्वल टू के एक्स, देन ओमेगा बाई के इक्वल टू एक्स बाई टी, और एक्स बाई टी क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर क्या हुआ? ओमेगा बाई के। इस तरीके से हमने ये भी फॉर्मूला क्या हुआ? डिराइव कर दिया कि v इक्वल टू ओमेगा बाई के कैसे आता है। ठीक है, आगे आइए, ये हमारा वेव वेलोसिटी है। वेव वेलोसिटी क्या होता है? क्लियर है? तो नॉर्मल जैसे हम वेलोसिटी निकालते हैं वैसे हमको निकालना क्या? वेव वेलोसिटी। तो नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका क्या होता है बाबू? थोड़ा बताइए तो। वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नॉर्मल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो यही वेव के फॉर्म में कैसे लिखोगे? तो v इज इक्वल टू, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेमडा, वेव लेंथ होता है, और टाइम t हो गया। तो v इज इक्वल टू क्या है? लेमडा बाई t। एक फॉर्मूला आप t का भी जानते होगे, t बराबर होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ये t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा कहां से आता है? तो लीनियर वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर में जब आप चलोगे तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलते हो? 2 पाई। एंगुलर में कितना चलते हो? 2 पाई। और हमारा टाइम क्या हो गया? t। देन t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। इसको उठाकर हम यहां रख दें तो क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो,
साथ में इसी इक्वेशन को हम एक दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, तो याद रखिएगा 1/t फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी के, तो 1/t के जगह पे क्या लिख देंगे, न्यू, देन हो जाएगा v इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम सारे फार्मूले लिख सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब है हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव, वेव की इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव का हमने इक्वेशन लिखा है 2π² न्यू स्क्वायर, मतलब न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ये रो क्या है, ये है रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम होता है, और भी क्या है, वेव वेलोसिटी है, भी क्या है, वेव वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के, एम्पलीट्यूड के। तो इंटेंसिटी, वेव का जो इंटेंसिटी होता है वो वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, सोर्स पर नहीं, जबकि वही जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़िए। फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, नाम है फेज डिफरेंस, जैसा इसका नाम वैसा इसका फार्मूला। क्या, अगर कोई दो वेव है हमारा, मान लो y1 और y2, इसका हमने इक्वेशन लिखा मान लो a साइन, और साथ में कोई फेज दे दिया, मान लो फेज 1 हो गया ये, अरे इसमें आप लिख सकते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, a साइन फेज 2, तो ये सेकेंड वेव का फेज है, ये फर्स्ट वेव का फेज है, तो आपको करना क्या है, फेज 2 में से फेज 1 को माइनस कर देना है, फेज 2 में से फेज 1 को अगर माइनस कर दोगे, क्लियर है, तो जो भी आंसर आएगा वही हमारा फेज का डिफरेंस होगा। साथ में हमने किनारे मॉड लगाया है, मॉड का मतलब अगर वैल्यू निगेटिव में आएगी तो भी पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही। ठीक है, तो अगर मॉड लग गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फेज 1 माइनस फेज 2 करो या फेज 2 माइनस फेज 1 करो, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आइए इस पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, फेज डिफरेंस निकालते कैसे हैं, इस पे थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो वही क्वेश्चंस पे हम लोग एग्जांपल में समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जैसे मान लो लिखा हुआ है y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, एंड प्लस π/2, मतलब ऐसे लिख दिया हमने। दूसरा इक्वेशन लिखा y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख दिया हमने, मान लो इतना लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, फेज डिफरेंस। तो फेज होता क्या है बाबू, साइन के बाद वाला फेज होता है, साइन के बाद वाला फेज होता है। तो फेज 2 में से फेज क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड माइनस ब्रैकेट में क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस π/2। जब ये ब्रैकेट हटाओगे बाबू, ब्रैकेट, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ध्यान देगा ओमेगा टी से ओमेगा टी खत्म हो जाएगा, ये के एक्स है, ब्रैकेट हटने के बाद ये के एक्स किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस π/2, और माइनस π/2 किस में है, मॉड में है, इसलिए आंसर किस में आएगा, प्लस π/2 में आएगा। क्लियर है, इसका मतलब कि जो y1 है वो y2 से कितना आगे है, π/2 आगे है, यह इसका क्या है, फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है v इक्वल टू ओमेगा बाई के। ठीक है, एक टर्म आएगा फेज कांस्टेंट, और वो फेज कांस्टेंट में v इक्वल टू ओमेगा बाई के कैसे मिलेगा, तो ध्यान देना, फेज को कांस्टेंट बना के देखते हैं कि ओमेगा बाई के मिलता है कि नहीं मिलता है। तो ओमेगा बाई के मैं एक बार और निकाल के दिखाया था पीछे, दूसरा तरीके से भी निकाल के दिखा रहा हूं कि ओमेगा बाई के कैसे आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, फेज क्या है, साइन के बाद वाला फेज है, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, ये हमारा फेज है, और ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कांस्टेंट वाले टर्म को अगर कोई इक्वेशन में कांस्टेंट लिखा हो तो उसको टर्म को कैसे लिखा जाता है, तो ध्यान दीजिए, ओमेगा, मान लो टी चेंज होके डेल्टा टी हो गया, एंड माइनस के एक्स चेंज होके एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो आइए देखते हैं आगे। तो ओमेगा डेल्टा टी माइनस के एक्स डेल्टा एक्स, के डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डेल्टा टी इक्वल टू के डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। देन क्या हुआ, ओमेगा बाई के
इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई टी, डेल्टा एक्स बाई टी। तो ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, ओमेगा बाई के। देन वी इक्वल टू ओमेगा बाई के कैसे प्रूफ होगा, ये आपको दिख गया। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है क्वेश्चंस, इसका क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, मैंने एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक प्रोग्रेसिव वेव दिया हुआ है, और इसमें आपको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, v इक्वल टू ओमेगा बाई के। अगर ओमेगा हमें पता चल जाए और के पता चल जाए तो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे कंपेयर करें नॉर्मल इक्वेशन से, वेव के इक्वेशन से, जो कि होता है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाइव, अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो कंपेयर करने से हमें ओमेगा और के मिल सकता है, लेकिन कंपेयर करते समय थोड़ा सावधान रहिएगा, ये इक्वेशन भी इसी के जैसा होना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में हमने, ब्रैकेट में आपके पास क्या है, 8t है, मतलब ओमेगा टी टाइप का कुछ है, 1/8x है, मतलब kx टाइप का कुछ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पाई बाई 2 है यही एक्स्ट्रा टर्म है, जो पाई बाई 2 है वही एक्स्ट्रा टर्म है, तो पाई बाई 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका क्या बन गया, y इक्वल टू 4 साइन पाई बाई 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, देन 4 पाई टी आया, 4 पाई टी, पाई बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा, 8 2 जा 16, मतलब कि पाई अपान 16 इंटू एक्स आ गया। क्लियर है। अब देखिए पाई बाई 2 खत्म, इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब आपका ये जो इक्वेशन है वो ओमेगा टी और के एक्स में कंपेयर हो सकता है इसका। तो ध्यान दीजिएगा, ओमेगा के जगह पे क्या है बाबू, 4 पाई है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। के के जगह पे क्या है, तो के के जगह पे है पाई बाई 16, तो के इज इक्वल टू है पाई बाई 16। आपको निकालना क्या है, वेव वेलोसिटी। तो क्या करोगे, ओमेगा के जगह पे लिखोगे 4 पाई, और के की वैल्यू क्या है, पाई बाई 16, पाई से पाई कैंसल, और 16 कहाँ गया, ऊपर, तो 16 4 जा 64 मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आ जाएगा, जिसमें यूनिट दिया हुआ हो ये इक्वेशन। क्लियर है। अब आगे आइए समझते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू 4 साइन पाई t बाई 5 माइनस x बाई 9 प्लस पाई बाई 6। इसमें बस यही इक्वेशन दे के कह रहा है बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है। तो बाबू आपको सबसे पहले इसे प्रोग्रेसिव वे के इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, तो पाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 साइन ब्रैकेट में पाई बाई 5 इंटू टी मल्टीप्लाई पाई बाई 9 इंटू एक्स, और प्लस है पाई बाई 6। तो ध्यान दीजिएगा ये जो पाई बाई 6 है ये किसके टर्म में है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, अगर ये इक्वेशन लिखे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस 5, तो ये जो फाई है वो इनिशियल फेज होता है, और इसके जगह पे वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 है। ओमेगा टी के साथ क्या है, पाई बाई 5 इंटू टी है, और के एक्स के साथ क्या है, पाई बाई 9 इंटू एक्स है। तो साफ साफ हमें दिख रहा है कि ए की वैल्यू दिया है 4, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 0.04 है, तो ये नहीं होगा, कैंसिल हो गया। साथ में देखें ओमेगा इक्वल टू क्या दिया है, ओमेगा इक्वल टू दिया है पाई बाई 5, के इक्वल टू दिया हुआ है पाई बाई 9। ठीक है, तो अब इससे थोड़ा भी निकाल के देखते हैं। तो भी बराबर क्या होता है, भी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू क्या है, पाई बाई 5 है, और के की वैल्यू क्या है, पाई बाई 9, तो 9 ऊपर चला जाएगा, पाई नीचे, पाई से पाई कैंसिल आया 9 बाई 5, और भी की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकेंड, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देते हैं, लेमडा निकाल के देखते हैं। तो आपको पता था कि के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, और के की वैल्यू क्या है, तो के की वैल्यू है पाई बाई 9। तो अगर के की जगह पे हम लिख दें पाई बाई 9 तो इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, देन पाई से पाई कैंसल, और क्या आएगा, लेमडा इज इक्वल टू 9 2 जा 18, तो लेमडा की वैल्यू कितना आया 18 मीटर, मतलब कि बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे देखिए। अब ये ऐसा एक क्वेश्चन आया था आपके नीट एग्जाम में, ठीक है, और बताना था कि ये इक्वेशन
किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव है कि लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव है कि लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव है कि ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है? तो इसको कैसे पहचानेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहां पे 2 कॉस लिखा हुआ है, क्लियर है? तो ये वाला जो कॉस है वो किसके साथ है? टाइम के साथ है। मतलब ये टाइम के साथ क्या करेगा? चेंज करेगा, अपने आप को टाइम के साथ चेंज करेगा, मतलब टाइम ऑसिलेशन, ठीक है? तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ट्रांसवर्स वेव को, जो टाइम के साथ क्या होता रहे? चेंज होता रहे। ये हमारा ट्रांसवर्स वेव हो गया, और इसमें कहीं टाइम नहीं है, ये केवल पोजीशन डिपेंडेंट है। तो ये कौन सा वेव कहलाएगा? स्टेशनरी। जो पोजीशन होता है, जो रेस्ट में होगा, वो हमारा स्टेशनरी होगा। तो ये हो गया स्टेशनरी, ये हो गया ट्रांसवर्स, तो कहलाएगा ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये जो है, इसमें फेज डिफरेंस निकालने के लिए दे रहा है। तो फेज डिफरेंस निकालते समय बस एक चीज नोटिस रखिएगा कि फेज डिफरेंस आप तभी निकाल सकते हो जब दोनों वेव का इक्वेशन साइन में हो या तो दोनों कॉस में हो। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है? एक साइन में है तो दूसरा क्या है? कॉस में है। तो यहां पे अगर आप डायरेक्ट फेज डिफरेंस निकालोगे कि फेज दिस माइनस फेज दिस, तो आंसर नहीं आएगा। सबसे पहले आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम आओ कन्वर्ट करते हैं। तो y2 इक्वल टू क्या होगा? y2 इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 6। कॉस को साइन में क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 पाई बाई 2 प्लस थीटा 100t एंड प्लस x बाई 50। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्लियर है? अब ये हमारा y2 जो है साइन में बदल चुका है और y1 भी साइन में है। तो अब हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस? फेज ऑफ y2 माइनस फेज ऑफ y1, फेज ऑफ y2 माइनस फेज ऑफ y1। तो y2 का फेज कौन है? तो पाई बाई 2 प्लस 100t प्लस x बाई 50 एंड माइनस फेज ऑफ y1, y1 क्या है? माइनस 100t माइनस x बाई 50, ठीक है, एंड माइनस 0.5। याद रखें, फेज ऑफ 2 माइनस फेज ऑफ 1, तो माइनस है ना, इसलिए सब सारा साइन क्या हो गया? प्लस वाला भी माइनस में बदल गया। तो आपका क्या हुआ? 100t से 100t कैंसिल हो गया, ठीक है, x बाई 50 से x बाई 50 कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो बचा आपका td इक्वल टू ब्रैकेट में पाई बाई 2 माइनस 0.5। तो ध्यान दीजिएगा, पाई को हम क्या लिख सकते हैं? 3.14 एंड बाई 2 माइनस 0.5। तो इसको अगर काटते हैं तो लगभग आंसर क्या आएगा? लगभग इसको आंसर आएगा 2 1 जा 2 1.0 1.25 जा 10 2 7 जा 14 माइनस 0.5। क्लियर है? अब इसको अगर आप माइनस करो तो क्या आएगा? तो माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.07, जो कि आंसर है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चंस भी करके दिखाया, और इसी तरीके से इसका अगला वीडियो भी आएगा विथ नोट, विथ क्वेश्चंस, एग्जाम्पल सब कराऊंगा, ताकि आपको एक भी डाउट न मिले। बाकी अगर कोई डाउट हो, कहीं समझ में ना आया हो, तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि हमको ये चीजें समझ में नहीं आई हैं, तो मैं उस पर अगला वीडियो बनाऊंगा और लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।